नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस। ठीक है, चलो जी भाई। देखो भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं, इट इज ए ग्राफ बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, इट इज ए ग्राफ बिटवीन ए इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस इज टेकन एट एक्स एक्सिस एंड इंटेंसिटी इज टेकन एट ए वाई एक्सिस। ठीक है, intensity is always positive, so that it is not taken at a minus y axis, because y I is equal to, as you know, I is a directly proportional to a square, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी इंटेंसिटी, सो दैट इंटेंसिटी इज ए ऑलवेज ए पॉजिटिव। एंड अपने पास चलें उसके बाद में, अब अपन दोनों स्टडी कर चुके हैं। देखो भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने ये देखा है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन पॉइंट्स पर अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है एंड आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई डैश। ठीक है, तो अपने पास इसमें 4 टाइम्स आती है। उसके बाद में अपन ने ये भी पढ़ा है कि वेव्स आर सेम, देन intensity at the points of destructive interference is equal to 0। कल ही बताया था मैंने, फिर बताया भी था एग्जैक्टली ब्लैक फ्रिंजेस आ जाएगी अपने पास। इंटेंसिटी अगर 0 हो गई तो एग्जैक्टली ब्लैक फ्रिंज भी आ जाती है अपने पास। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ये पॉइंट हो गए, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पॉजिटिव में लिया है वैसे नेगेटिव में पार्ट डिफरेंस ले लेंगे अपने पास, तो आ गया होगा समझ में। अब अपन चलते हैं कि एट द पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी बिकम्स 0, तो इट मीन्स ऐसा हो रहा है एनर्जी बिकम्स 0। तो मैं पहले ही बता देता हूं, एनर्जी वेनिश नहीं हुई है अपने पास, एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज शिफ्टेड टू पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स पर जो एनर्जी थी वो कहां पर शिफ्ट हो गई अपने पास, कंस्ट्रक्टिव में शिफ्ट हो गई। इसका मतलब ये कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज ए फॉलो इन ए इंटरफेरेंस। क्लियर, तो अपने पास एनर्जी न तो प्रोड्यूस होती है न वेनिश होती है अपने पास, इसमें एनर्जी की शिफ्टिंग होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो एनर्जी वो कहां शिफ्ट हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा भाई।
चलें? चलो जी भाई। कंडीशन ऑफ ए इंटरफेरेंस, ये टॉपिक रह गया था भाई, वो करा देता हूं। कंडीशंस ऑफ ए इंटरफेरेंस, देखो भाई कुछ कंडीशंस तो डेफिनेशन में ही है। फर्स्ट कंडीशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स मस्ट बी सेम, तो सेम डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेशन होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, मीडियम मस्ट बी सेम, तो तीन तो डेफिनेशन में अपने पास आ जाती है। उसके बाद में अपन चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज मस्ट बी टेकन वेरी स्मॉल, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज मस्ट बी टेकन वेरी स्मॉल। क्यों लेते हैं, कम क्यों होनी चाहिए, इसका रीजन आगे वाईडी ऐसे पढ़ाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, इफ ए लाइट रेज आर पोलराइज्ड देन पोलराइजेशन प्लेन ऑफ बोथ वेव्स मस्ट बी सेम। पोलराइजेशन क्या होता है इसी चैप्टर में आगे है, तो लाइट रेज पोलराइज्ड हैं तो उनके पोलराइजेशन प्लेन मस्ट बी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए अपने पास। एग्जैक्टली सेम है देन आइडियल कंडीशन मानते हैं, कल बताया भी था। कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा बिटवीन ए ब्लैक डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, तो एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम है आइडियल कंडीशन है, नहीं अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। वन कंडीशन हो रहा है अपने पास, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट विच आर यूज्ड इन इंटरफेरेंस, source must be coherent which are used in a interference। अब कोहेरेंट सोर्सेज अपने पास क्या रहते हैं, ठीक है, इट इज मस्ट कंडीशन ऑफ है इंटरफेरेंस, sources are called coherent if a phase difference between waves emitted from source is a constant with time or not changing with time। तो अपन ये कह सकते हैं टू सोर्स हैं, वो कोहेरेंट कब होंगे, इनसे जो वेव एमिट होगी उनके बिटवीन में फेज डिफरेंस जितना भी हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर पाई है तो पाई, पाई बाई टू है तो पाई बाई टू, वो ऑलवेज मस्ट बी कांस्टेंट रहना चाहिए विद टाइम, तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इट इज कॉल्ड ए कोहेरेंट सोर्स। एग्जाम्पल लेजर लाइट, आप लेजर लाइट जानते ही हैं, छोटे बच्चों के पास एक टॉर्च होती है, उस टॉर्च से वो सीधी लाइट डाल लेते हैं अपने पास, वो लेजर लाइट हो गई। एक होता है नॉन कोहेरेंट सोर्स, तो नॉन कोहेरेंट सोर्स के डेफिनेशन आप कर ही लोगे अपने पास, इफ ए phase difference between waves is changing with time then sources are known as coherent, ठीक है। अब अपने पास चलते हैं, there are two methods to produce coherent sources, one is a wavefront dividation and second is a amplitude dividation। तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तो coherent source तक का ही है, उसी से अपन आगे चलेंगे भाई। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
हाँ भाई, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है अभी, एक सेकेंड में करते हैं, देखो सही। हाँ भाई, सबसे पहले अपन चलें, ये सोर्स है अपने पास, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है भाई अपने पास। कौन सा सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है पहले तो यही बता देता हूं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब है उससे जो लाइट एमिट होगी वो ओनली वन कलर की रहेगी अपने पास। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब सिंगल कलर अपने पास हो तो मोनोक्रोमेटिक हो गया। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का एग्जांपल जैसे सन जो होता है ना, वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है भाई, वो तो व्हाइट लाइट है, एंड व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, सो दैट सनलाइट इज नॉट ए मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का एग्जांपल बता देता हूँ। अपने किसी कमरे में एक रेड कलर का बल्ब लगा दिया, तो पूरे कमरे में अपने पास जो उजाला होगा वो रेड कलर में होगा कि नहीं होगा? तो कौन सा सोर्स हो गया? मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया अपने पास। या मान लो कि ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर का अपने पास उजाला हो जाएगा, तो ये अपने पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया। अपन ट्यूबलाइट से भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स बना सकते हैं। जैसे मान लो कि ट्यूबलाइट में वैसे तो व्हाइट लाइट होती है, अगर आप ट्यूबलाइट पर रेड कलर की पॉलीथीन लपेट दें अगर ऐसा का ऐसा ही, तो पूरे कमरे में जो है ना रेड कलर फैल जाएगा। इसका मतलब वो जो मोनोक्रोमेटिक जो अपने पास व्हाइट लाइट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? मोनोक्रोमेटिक सोर्स में कन्वर्ट हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज में लेते हैं। ये क्यों लेते हैं इसका रीजन फिर मैं आगे बता दूंगा अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उसके जस्ट आगे जो है ना इनके फ्रंट में, इसके फ्रंट में एक अपने पास स्क्रीन होती है AB। ये पहले भाई समझा रहा हूं, लिखने का तरीका मैं बाद में बता दूंगा अभी। ये स्क्रीन हो गई AB, ये S हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, पहले डायग्राम बनाने का मेथड भी है। ये लाइन जो है ना सीधी ले जाओ S से, ठीक है ना, S के डायरेक्शन में सीधी ले गए यहाँ से यहाँ तक। तो ये स्क्रीन हो गई, नैरो स्लिट है अपने पास, ये नैरो स्लिट हो गई इसमें। उसके बाद में एक दूसरी और स्क्रीन होती है भाई, सेकंड नंबर की स्क्रीन है। उस स्क्रीन में 2 स्लिट्स होती हैं अपने पास, ये 2 स्लिट्स हैं इसमें। पहले में तो सिंगल स्लिट है और सेकंड वाले में जो है वो 2 स्लिट्स यूज में लेना है। ये 2 स्लिट्स बना दो इसमें अपने पास। ये सेकंड स्क्रीन जो हो गई वो CD हो गई। एक बता देता हूं कि स्लिट्स कहाँ बनानी होती है। देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए भाई अपने पास, तो डायग्राम जो है एग्जैक्टली सही बनेगा। और ये मिड पॉइंट की सीध में हो जाना चाहिए अपने पास। अब अपने पास ये हो गया S1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? S2 हो जाएगा। एक स्क्रीन और ले लेना यहाँ पर आगे, ये यहाँ पर ये एक स्क्रीन और लेनी पड़ती है। इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है अपने पास, जो भी अपने पास फ्रिंजें दिखती है ना वो इस स्क्रीन पे दिखेगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ से चलूं, देखो यहाँ से ये लाइट रेज चली, इस नैरो स्लिट से अपने पास लाइट रेज निकली। तो लाइट रेज जो है आप ये जानते हैं वेव्स यूं चलती है भाई, वेव चलती है तो क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट ट्रो, इसी फॉर्म में चलती है कि नहीं चलती है? तो CT इस फॉर्म में चलती है अपने पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो क्रेस्ट है ना उसको तो डार्क लाइन से शो करूंगा, जो ट्रो है उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे अपन। तो ये डार्क लाइन से हो जाएगा और ये डॉटेड लाइन से शो करूंगा। तो देखना अभी इसमें कैसे बनता है। ये डार्क लाइन तो क्रेस्ट हो गया, ये ट्रो हो जाएगा और ये फिर क्रेस्ट हो गया। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हैं तो देखो एक बार, ये वेव यूं चल रही होगी, ये है इसको समझने का तरीका। तो क्रेस्ट हो गया, फिर ट्रो हो गया, फिर क्रेस्ट हो गया अपने पास। तो ये वेव फ्रंट हो गया भाई अपने पास, ये चला। वेव फ्रंट जो है यहाँ आते कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आधा पार्ट ऊपर हो जाएगा और आधा पार्ट नीचे हो जाएगा। अब अपन ये जानते हैं every point of wavefront is behave like as an source for secondary wavelets। आपको मैं बता ही चुका हूं
कि एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज ए बिहेव लाइक एज एन सोर्स फॉर ए सेकेंडरी वेवलेट्स। तो अब अपन चलें, यहां से फिर वेव फ्रंट बनेगा। अब मेथड बता देता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नाप लेते हैं भाई अपने पास कंपास से, और यहां से यहां तक लेके और एक आर्क बना लो भाई। और आर्क जो बनाओगे ना वो यूं बनेगा, ये आर्क बना लिया अपन ने, यहां से यहां तक का नापा और आर्क बना लिया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। उतना का उतना ही आर्क जो है ना वैसे के वैसे ही लिया हो, यहाँ ले लो और नीचे बना लो। ये आर्क जो है वो यहाँ नीचे बना लिया, ये डार्क लाइन का बना लो पहला। तो उसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ ले और थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा लेनी है अपने पास, थोड़ा खोल लेते हैं इसको कंपास को, और फिर एक आर्क बनाना है डैश डैश से। तो ये देखो, ये सेकंड आर्क बना लिया अपन ने, ये डैश डैश से बना लिया। अब अपने को क्या करना है, इतना ही आर्क जो है ना यहाँ पे बनाना है, ये इतना ही आर्क जो है वो यहाँ पे बना लिया। ये काम हो गया। 4 बनेंगे भाई, 2 डार्क लाइन वाले, 2 डॉटेड वाले बनेंगे। ये क्रेस्ट है, ये ट्रो है, फिर वापस क्रेस्ट बनेगा। तो अब जो है ये फिर डार्क लाइन का खींच लो अपने पास, ये खींच दिया। इतना का इतना ही जो है वो डार्क लाइन का ये नीचे यहाँ पर खींच लिया। 3 तो हो गए अपने पास, ठीक है। उसके बाद में एक और बनाना है डॉटेड लाइन का। तो देखो ये डॉटेड लाइन का बन गया, और फिर ये डॉटेड लाइन का ये बना दिया अपने पास। ये है भाई सारा का सारा खेल। चाहे तो मैं तो हाथ से भी बना लेता हूँ। एक ही चीज ध्यान रखनी है, सही बना या नहीं बना उसका अपने पास प्रूव करने का तरीका भी है। जो ये सेंटर लाइन है ना, मिडल लाइन, इस पे आप देखो एक बार, डार्क लाइन से इंटरसेक्ट होनी चाहिए, लाइट लाइट डॉटेड डॉटेड से, डार्क डार्क से, डॉटेड डॉटेड से इंटरसेक्ट होनी चाहिए अपने पास। तो डायग्राम सही बना है, नहीं तो गलत बना है भाई अपने पास। क्लियर है मामला? ये तो बात हो गई ये बनाने की। अब अपन चले यहाँ से, जो डार्क लाइन है ना वो तो है अपने पास क्रेस्ट, जो लाइट है वो ट्रो है। तो ये क्रेस्ट है, ये ट्रो है अपने पास। अब एक चीज चलो देखो एक बार, ये जो सेंटर लाइन है ना इस पर आप देखो एक बार, डार्क डार्क से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डॉटेड डॉटेड से मिल रहा है। इसका मतलब क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रो ट्रो से मिलेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, और ट्रो ट्रो से मिलता है अपने पास। तो जिन पॉइंट्स पर क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलता है, ट्रो ट्रो से मिलता है या इंटरसेक्ट करते हैं, उनकी एडजॉइनिंग लाइन इट इज कॉल्ड एंटीनोडल लाइन। एंटीनोडल लाइन। अब होता क्या है, कल मैंने 2 डायग्राम बताए थे भाई, देखो ये डायग्राम था, याद है तो? अब याद का तो पता भी नहीं तुम लोगों को, याद रहता है कि समय नहीं रहता है। इस समय तो खाना खाओ और सो जाओ। ये 2 डायग्राम बनाए थे, ये तो था कंस्ट्रक्टिव का, और ये किसका था, डिस्ट्रक्टिव का था अपने पास। अब कंस्ट्रक्टिव में देखो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है, ट्रो ट्रो से मिल रहा है। इसका मतलब जिन पॉइंट्स पर क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रो ट्रो से मिलेगा, उन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एंड एज वी नो एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड। तो ये जो एंटी नोडल लाइन है इन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो है सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं भाई, पहले तो ये बता देता हूँ, इट इज कॉल्ड ए सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज जो है वो ब्राइट होती है भाई, ये ब्राइट है। फ्रिंज का मीनिंग समझा ही दिया था, अपने पास स्लैब्स या पट्टियां, वो अपने पास फ्रिंजेस बोलते हैं। और फ्रिंजेस में वैसे भी होता है, बालों में लड़कियां कटवाती है बाल, यहाँ से पट्टियां पट्टियां, उसको फ्रिंज कट बोलते हैं अपने पास। तो ये फ्रिंजेस होती हैं। सेंट्रल फ्रिंज जो बनेगी वो ब्राइट होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। उसके बाद में आप एक और चीज देखें, इसके जस्ट ऊपर देखो एक बार, इस लाइन के ऊपर डार्क और डॉटेड लाइन मिल रही है, फिर डार्क और डॉट मिल रही है, डार्क और डॉट मिल रही है अपने पास, ठीक है।
डार्क एंड डॉट मिल रहा है, इसका मतलब क्रेस्ट रो क्रेस्ट रो क्रेस्ट रो, ये रहा क्रेस्ट मीट्स विथ रो, crest meets with a trough, so that destructive interference take place at these points, and adjoining line of these points is called a nodal line. Nodal line. And nodal line पर अपने पास destructive interference होगा, and as we know in destructive interference fringes are dark. ये डार्क फ्रिंज हो गई यहाँ पर अपने पास, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर चलो एक बार, इसके जस्ट लाइन के ऊपर देखो, इस लाइन के ऊपर अगर आप देखते हैं ना, तो डार्क डार्क से डॉटेड डॉटेड से हो रही है अपने पास। फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया कि नहीं हो गया? फिर इनकी एडजॉइनिंग लाइन निकाल लो भाई, ये फिर इनकी एडजॉइनिंग लाइन निकाल ली, ये फिर कौन सी फ्रिंज हो जाएगी? ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी। कैसे? देखो एक बार, क्रेस्ट क्रेस्ट से ट्रो ट्रो से हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो फिर ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी। जैसे अपन ने ऊपर खींचा है वैसे ही नीचे खींचो एक बार, देखो डार्क एंड डॉट, सॉरी डार्क एंड डॉट, डार्क एंड डॉट, डार्क एंड डॉट है, ये फिर नोडल हो गई लाइन। नोडल लाइन पर अपने पास कौन सी फ्रिंज होगी? डार्क फ्रिंज हो जाएगी। उसके बाद में जस्ट नीचे देखो, डार्क डार्क से डॉट डॉटेड से, ये फिर एंटी नोडल, और एंटी नोडल लाइन होगी, देन ये कौन सी फ्रिंज हो जाएगी अपने पास? है ब्राइट फ्रिंज हो जाती है अपने पास। अब ये तो जो है ना, मैंने समझाने के हिसाब से बोला था, अब लिखना कैसे है इसको तो बता देता हूं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे अपन। In a Young's double slit experiment, a monochromatic source S is used. In front of this source, a screen AB is placed, है ना, which have single slit. उसके बाद में लिखना है in front of AB another slit CD, another screen CD is placed which have two slits S1 and S2. यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में लिखना है अपने को when light incident on a single slit, then double slit S1 and S2, then wavefront is divided into two parts, then two monochromatic sources S1 and S2 are produced. Dark crest are shown by dark lines and trough is shown by dotted lines. क्लियर? यहाँ तक लिखे दोगे। उसके बाद में लिखना है according to Huygens theory, every point of wavefront is behave like as a source for secondary wavelets, so that secondary wavelets emitted from source S1 and S2 are superposed to each other. ये मिल रही है ना, superposed हो रही है, are superposed to each other and interference pattern is formed on screen MN. ये तो यहाँ तक का हो गया। उसके बाद में नोडल एंड एंटी नोडल की डेफिनेशन लिखनी है। Adjoining lines of points at which crest intersect with crest and trough intersect with a trough is called antinodal lines. At these points, constructive interference take place so that bright fringes can be seen here. Next अपन चलेंगे adjoining line of points at which crest intersect with trough is called nodal line. At these points, destructive interference take place and intensity is minimum so that dark fringes can be seen here. ये लिखे दोगे। उसके बाद में इस पैटर्न के बारे में लिखना है सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट, ठीक है, एंड बोथ साइड्स अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस कैन बी अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ये तो बात हो गई यहाँ तक की। फिर आगे एक लाइन और लिखना है फ्रिंज विड्थ ऑफ एवरी डार्क एंड एवरी ब्राइट आर इक्वल। तो फ्रिंज विड्थ किसको बोलेंगे? जो स्लैब्स दिखती है ना भाई अपने पास, वो कितनी विड्थ में है? 2 mm है, 3 mm है,
इट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ एवरी डार्क एंड एवरी ब्राइट इज इक्वल इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये लिखने की बात हो गई। अब फिर वापस थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें समझा देता हूं आप लोगों को। बाकी भाई एक बार कॉपी में से पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, जोर तो आता है पर पढ़ना तो पड़ेगा। देखो भाई, अब एक चीज मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं। देखो यहां से क्लियर ये देखते हैं अपने पास सबसे पहले सेंट्रल फ्रिंज किसको बोलते हैं भाई? एडजॉइनिंग लाइन ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज इज इन पोजीशन ऑफ ओरिजिन। भाई मैथमेटिक्स से चलेंगे अपन, ये ओरिजिन के पोजीशन में है। तो जब भी ब्राइट फ्रिंजेस की काउंटिंग होगी, इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये तो कहां पर है अपने पास? सेंटर में है, तो ये तो ओरिजिन के पोजीशन में है। ठीक है, अब अपन ये डार्क हो गई, ये ब्राइट हो गई। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है ना, ये बोलेंगे ये फर्स्ट ब्राइट है, और ये फर्स्ट डार्क है। सेकंड ब्राइट जो है ना उसके ऊपर आएगी। इट इज नॉट फर्स्ट ब्राइट, इट इज सेंट्रल फ्रिंज। 0 1 2 3 आप जानते ही हैं। ऐसा ही -1 -2 इस साइड में चलेंगे। तो आप ये चीज ध्यान रखना है, सेंट्रल फ्रिंज को 0 नंबर देना है, फर्स्ट नंबर है नहीं देना है अपने को। ठीक है, अब अपन, और हाँ, डिस्टेंस का मेजरमेंट भी हमेशा कहां से होगा? सेंट्रल फ्रिंज से होगा, क्योंकि ओरिजिन से ही होगा। जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की अपने पास डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम है सेंट्रल फ्रिंज। एक डायग्राम इसमें और बनाना पड़ता है, वो यूं बनता है, देखो। हाँ जी भाई, ये फ्रिंजेस जो हैं ये तो डार्क हैं, ये ब्राइट ले लेते हैं अपने पास। तो यूं आता है इंटरफेरेंस पैटर्न अपने पास। कैसे आता है? डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। फ्रिंज विड्थ, ये विड्थ है भाई, इट इज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, इट इज विड्थ ऑफ है ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज। तो अपन ये भी कह सकते हैं, देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ है ब्राइट फ्रिंज, और डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज इज ए विड्थ ऑफ है डार्क फ्रिंज। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट में अपने को जो फ्रिंजेस दिखती हैं वो पैराबोलिक फ्रिंजें होती है भाई। अपने पास जो फ्रिंजें दिखती है ना अपने पास, वो यूं दिखती है भाई, पैराबोलिक फ्रिंजें होती है। ये पैराबोला का अपने पास ग्राफ आप जानते ही हो। तो फ्रिंजेस, शेप ऑफ फ्रिंजेस इन वाई डी ऐसी इज ए पैराबोलिक। ठीक है, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भाई। चलो जी भाई, एक एग्जांपल करा देता हूँ भाई, टॉपिक लेने का टाइम नहीं है।
if a ratio of a maximum and minimum intensity in YDSE is a 169 and a 25, then find out a ratio of amplitude of waves. देखो भाई, the ratio of maximum and minimum intensity in YDSE is 169 and 25 है. Then find out a ratio of amplitude of a waves, ये find करना है. तो सबसे पहले अपन चलें I maximum upon I minimum किसके इक्वल है 169 upon 25. As we know के a square maximum upon k a square minimum is equal to 169 upon 25. cancel out, root भी ले लें. then a maximum upon a minimum is equal to 13 upon कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अपने पास. a maximum आप जानते हैं a1 plus a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 minus a2, ये 13 upon 5. या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें अपन, उससे भी आ जाएगा. तो 5a1 प्लस 5a2 इज इक्वल टू 13a1 माइनस 13a2. a1 वाली टर्म एक साइड में कर लें, a2 वाली एक साइड में कर लो. a1 को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो. देन 5a2 प्लस 13a2 इज इक्वल टू 13a1 माइनस 5a1. 18a2 इज इक्वल टू 8a1 एंड a1 upon a2 is equal to 18 by 8, 9 by 4. तो एम्पलीट्यूड किस रेशो में है इनका 9 by 4 के रेशो में है. और अगर मान लो कि आप I1 एंड I2 फाइंड करना चाहते हैं, I1 एंड I2 के जानते ही हो A1 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा के A2 का स्क्वायर. देन वी गेट ए 9 by 4 का होल स्क्वायर and 81 upon a 16. It is ratio of a intensity of a waves. Clear? अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है. टाइम बस ये मान लो लास्ट मिनट चल रही है. क्या बात है, क्या बाकी जो है चल गई? आप लोगों को कर लेंगे भाई क्लास. थैंक यू. आदित्य मीणा. तो किसके उसकी जल गई? तो फिर तू क्या बोला?